Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And guys, as you all know कि corporate and management accounting में we were doing a chapter cash flow statement, right? And we have already covered 5 classes and I'm very sure कि उन 5 classes के अंदर आपको पूरा basics of cash flow statement clear हो चुका है. And this is my 6th class. एंड अब हम थोड़ा सा चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, होपफुली हमारी एक आधी क्लास और इसके अंदर रह जाएगी. उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगा. ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया. तो आइए देखते हैं ज़रा क्लास नंबर 6. लेकिन क्लास नंबर 6 से पहले क्लास नंबर 5 में हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको एक बार याद करा देता हूँ. हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर मुझे किसी भी कंपनी का मान लो बैलेंस शीट गिवन हो और उस बैलेंस शीट के अंदर अगर हमारे को मान लो प्रोपोज्ड डिविडेंड भी गिवन हो, प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन हो, जनरल रिजर्व भी गिवन हो, पी एंड एल का बैलेंस भी हो, करंट लाइबिलिटी भी हो, तो बेसिकली ये 3-4 पॉइंट जो है ना, ये हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़े हैं. ठीक है, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आपको पूरा समझ आ गया हो तो हमने ये पढ़ा था कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है ना, अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ हमें क्या चाहिए होता है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, बिफोर प्रपोज्ड डिविडेंड. लेकिन अगर हमें पी एंड एल का बैलेंस जब बैलेंस शीट से पिक करते हैं हम, तो ये जो बैलेंस हमें शो करता है ये आफ्टर टैक्स, आफ्टर रिजर्व, आफ्टर प्रपोज डिविडेंड होता है. इसीलिए इफ यू रिमेंबर तो हम लोगों ने तीनों चीज़ों को ऐड कैसे करते हैं ये हमने सीखा था. और उसको ऐड करने का प्रोसेस के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए हैं कि हो सकता है कि नीचे एडजस्टमेंट ना दिया हो सकता है कि उसमें एडजस्टमेंट प्रपोज्ड का दिया हो सकता है कि उसमें एडजस्टमेंट पेड का दिया हो. अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि हमें कितना पोर्शन वापस ऐड करना है और उसके अलावा कितना डिविडेंड और कितना टैक्स पे हुआ है उसका इम्पैक्ट भी हमने चेक करा था. हाँ सर, हमें बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास जो क्लास नंबर 6 है हमारी, इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ. ठीक है, और जब मैं ये ऐड कर दूंगा तो ट्रस्ट मी आप लोगों का चैप्टर 90% ख़त्म हो चुका है आज की क्लास के बाद. और उसके बाद जो 10% चैप्टर हमारा बचा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उसके बाद एक क्लास जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो मैंने एमसीक्यू की बुक आपको दी हुई है, जिन लोगों के पास नहीं है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा. आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आई एम वेरी श्योर सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे. फिर भी कोई डाउट्स आएगी तो हम उसको भी अंडरटेक करेंगे. ठीक है, ठीक है सर. तो आइए जरा आज की क्लास क्लास नंबर 6 में हम लोग क्या नया पढ़ने जा रहे हैं. सर हम लोग ना कुछ नई एडजस्टमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है जी, और ये जो एडजस्टमेंट्स मैं जो आपको आज पढ़ाऊंगा वो है रिलेटेड विद सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है सर, ठीक है जी. तो अब हम लोग सेल से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं. बट मैं चाहूँगा कि ये जो ट्रांजैक्शन मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है, इसके लिए हम पहले सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम फुल फ्लेज करेंगे. ठीक है सर. देखो, हम लोग ना जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना तो इसकी ना 2 टाइप्स होंगी बेटा. लिख लीजिए, टाइप 1, टाइप 2. ठीक है, टाइप 1 क्या होगा, जब कंपनी जो है एसेट्स को मेंटेन करेगी एट बुक वैल्यू इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अभी समझाऊंगा सारा डिटेल में. ठीक है, और दूसरा, जब कंपनी एसेट्स को मेंटेन करेगी एट कॉस्ट. इसका मतलब एक कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होती हैं. या तो कोई भी कंपनी अपने एसेट्स को मेंटेन करती है एट बुक वैल्यू, या फिर कंपनी अपने एसेट्स को मेंटेन करती है एट कॉस्ट. ठीक है सर. सर दोनों में कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है, मैं आपको समझाता हूँ. देखिए,
जब भी कोई मुझसे पूछता है सर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, तो हम अक्सर बोलते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, और फिर हम उसको पी एंड एल से राइट ऑफ कर देते हैं। हाँ सर, ये आपने पहले भी बताया था। तो अब आप में से कौन बताएगा, जब आप ये एंट्री पास करते हो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, इसका मतलब क्या ये डेप्रिसिएशन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट माइनस हो गया है? हाँ सर। तो अब आपने मुझे बताना है कि अगर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट से माइनस हो जाता है, तो फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू आएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। ओके। इसका मतलब जब कोई कंपनी अपने एसेट को बुक वैल्यू पे मेंटेन करेगी, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन को उस एसेट से ही चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई कंपनी एसेट मेंटेन करती है एट कॉस्ट, अगर वो एसेट को मेंटेन करेगी किस पर? कॉस्ट पे, तो ध्यान रखना है कि उस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन डेबिट फिक्स्ड एसेट से नहीं होता, वो डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक जर्नल एंट्री पास होती है। इसका मतलब हम एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, और फिर पी एंड एल से डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर देते हैं। तो सर दोनों में फर्क क्या है? फर्क सुनिए। जब कोई कंपनी अपने किताबों में एसेट को बुक वैल्यू पे मेंटेन कर रही है, तो इसका मतलब क्या वो डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस कर देती है, और एसेट की कॉस्ट में से जब डेप माइनस हो जाती है तो वो किस पर आ जाती है? बुक वैल्यू पे। ठीक है सर। और इस सिचुएशन में टाइप 2 में अगर कंपनी चाहती है कि मेरे एसेट्स हमेशा कॉस्ट पे ही दिखे, तो याद रखना एंट्री जो पास की जाएगी दैट विल बी डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप रादर देन डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट। अच्छा, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इस वाले केस में एसेट में से माइनस ही नहीं होगा। अच्छा, जब माइनस नहीं होगा तो क्या एसेट अपनी कॉस्ट पे ही दिखेगा? हाँ सर। लेकिन इस वाले टाइप 2 में एक खास बात होती है, एक नया अकाउंट खुल जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। हाँ सर, जो बैलेंस शीट में दिखता है। ओके सर, ओके। तो अब क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि अगर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख जाए, तो इसका मतलब कंपनी टाइप 2 फॉलो कर रही है। ठीक है सर। और बैलेंस शीट में अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिखे, तो कंपनी टाइप 1 फॉलो कर रही है। ठीक है सर। इसका मतलब हमें पहले पहचान बनानी है कि वेदर टाइप 1 है या टाइप 2 है। मैं रिपीट करूंगा, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, टाइप 1, इसका मतलब कंपनी ने एक्यूमुलेटेड डेप के नाम से कोई अकाउंट नहीं खोला। और जब एक्यूमुलेटेड डेप का कोई अकाउंट ही नहीं खुला, तो इसका मतलब क्या? कंपनी डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट से चार्ज कर रही है। ठीक है सर। टाइप 2 में अगर कोई कंपनी एक्यूमुलेटेड डेप बैलेंस शीट में शो कर रही है, तो इसका मतलब एसेट जो है क्या वो कॉस्ट पे शो हो रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। ठीक है, ये हमारी पहली जर्नल एंट्री होती है। आई एम वेरी श्योर ये हमें समझ आ गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट बिकेगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर टाइप 1 में सेल की एंट्री लिखनी है, टाइप 2 में सेल की एंट्री लिखनी है, और सब चीज़ों का लॉजिक होता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सेल की एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट। डेफिनेटली जब आप एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा। ठीक है जी, बैंक डेबिट होगा। और कितने से डेबिट होगा? सर जितने का उसका सेल प्राइस होगा। बिल्कुल सही। गया कौन? एसेट। तो एसेट के सामने आ जाएगी बुक वैल्यू। ठीक है सर। अब मान लो बुक वैल्यू है 1000 रुपये और बिका 1200 का, तो क्या गेन पी एंड एल में क्रेडिट हो जाएगा? हाँ सर। और अगर मान लो लॉस होता है, ये तो एंट्री होगी अगर हमने एसेट को बेचा गेन पे, लेकिन अगर मान लो एसेट लॉस पे बिक रहा होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, यहां पर पी एंड एल डेबिट हो जाएगा। और ये डेबिट कितने से होगा? जितना लॉस हुआ है। ठीक है सर। तो ये आपको एंट्री ध्यान रखनी है, या तो ये वाली एंट्री पास होएगी या ये वाली। गेन हो रहा है तो फर्स्ट एंट्री पास होएगी, लॉस हो रहा है तो सेकंड एंट्री पास होएगी। ठीक है सर, समझ आ गया हमें कि हमें सेल की एंट्री किस तरह से करनी है। ये हमें समझ आ गया टाइप 1 में।
बट याद रखना एसेट के सामने हमेशा क्या लिखना है आपने, बुक वैल्यू, बैंक के सामने सेल प्राइस। ठीक है सर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पे बच्चा कई बार गड़बड़ कर जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि टाइप 2 में एसेट हमेशा किस पे दिख रहा होगा, कॉस्ट पे, तो इसीलिए एसेट के सामने आपको क्या लिखना होगा, कॉस्ट। अच्छा, तो एसेट हमेशा कितने पे दिख रहा होगा, कॉस्ट पे, क्योंकि टाइप 2 में तो एसेट हमेशा क्रिएट ही किस पे हो रहा था, कॉस्ट पे। लेकिन क्या उस एसेट पर टिल डेट कुछ डेप्रिसिएशन जो कि कौन से अकाउंट में पड़ी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ी है, क्या वो बैलेंस शीट में दिख रही होगी? हाँ सर। तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी भी दिख रही होगी ना, उसको आपको यहां पे करना होगा डेबिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लेकिन याद रखना कितने अमाउंट से करोगे, सिर्फ उसी अमाउंट से करना जो बिलोंग करेगी इस एसेट को। यानी कि अगर इस एसेट से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेब्ट 10,000 है तो यहां 10,000 आएगा। अगर इस एसेट से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेब्ट 50,000 है तो यहां 50 आएगा। अगर 2,000 है तो यहां 2 आएगा। ठीक है सर। अब जो डिफरेंस आएगा ना, अगर तो क्रेडिट में बच रहा होगा तो गेन आ जाएगा, और अगर डेबिट में बच रहा होगा तो लॉस आ जाएगा। तो यहां पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पी एंड एल डेबिट टू एसेट। यहां पे बस ध्यान रखना एसेट के सामने हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट। सर सिर्फ एंट्री पास कर लीजिए, ठीक है। और अभी जो मैं क्लास नंबर 6 में पढ़ाऊंगा वो टाइप 1 पूरा खत्म कराऊंगा। क्लास नंबर 7 में मैं आपको कराऊंगा टाइप 2, और उसके बाद समझ लेना कि हमारा कैश फ्लो ऑलमोस्ट फिनिश। सिर्फ एक थ्योरी क्लास में दूंगा ऑन CFS। ठीक है सर, नोट कर लीजिए इसको। ये तो हो गया होगा ना। अब इस क्लास में हम लोग खाली टाइप 1 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ताकि टाइप 1 पहले बहुत अच्छे से समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में टाइप 2, और नेक्स्ट क्लास भी हम आज ही पढ़ेंगे। तो आज ही आपकी नेक्स्ट क्लास भी आ जाएगी, ताकि आज की क्लास में ही हमारी टाइप 1 टाइप 2 पूरी खत्म हो जाए। ठीक है सर। चले बेटा आगे, चलो आओ जरा क्वेश्चन लिखना शुरू करें। सपोज करो यहां मुझे फिक्स एसेट्स दिख रहा है 5 लाख, और यहां पे मुझे दिख रहा है 4 लाख। ठीक है सर। ठीक है। और यहां पे सपोज करो आपको P&L दिख रहा है 2 लाख से 4 लाख। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कोई प्रोपोज डिविडेंड नहीं है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है। कौन बताएगा? अगर कुछ ना हो तो क्या इन दोनों का गैप ही क्या नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर होता है? ठीक है सर। ठीक है। अब मैं कुछ एडजस्टमेंट दे रहा हूं, ध्यान से देखना है। एडजस्टमेंट 1, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर 40,000। ठीक है जी, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था? 40,000। ठीक है। फिर एक एडजस्टमेंट और लिखिए, एसेट बुक वैल्यू 60,000,
सोल्ड फॉर 20,000। ठीक है, दो एंट्री मैंने बता दी, दो एडजस्टमेंट मैंने लिखी है। पहले मेरा क्वेश्चन है ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? सर टाइप 1 है। कैसे पता चला? सर एक्यूमुलेटेड डेब्ट का बैलेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब कंपनी ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं खोला हुआ। और मैंने क्या कहा था, जब जब कंपनी ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही नहीं खोला, तो इसका मतलब क्या ये एसेट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं जहां पर एसेट अपनी किताबों में क्या बुक वैल्यू पे मेंटेन्ड है। ठीक है सर, समझ आ गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपने इफेक्ट्स लेने के पहले क्या इसकी एंट्री पास करनी है? हाँ सर, तो कौन मुझे बताएगा इसकी नेट एंट्री विदाउट डेब्ट की? अब तो बहुत बार हो गया ना सर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, कितने से? 40,000 से। ठीक है जी, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, एसेट बुक वैल्यू 60, सोल्ड कितने में हुआ? 20 में, तो बैंक में कितना आया? 20। एसेट था कितने का? सर 60। आप बताओ 60 वाली चीज 20 की बिकी, सर लॉस हो गया 40,000। बहुत बढ़िया। बस ये अगर एंट्री आ गई आपको तो मेरा टाइप 1 खत्म है। बस यही एंट्री है, बस इसका लेजर इफेक्ट देखो। अब शुरू करें सर। यस, हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ठीक है ना, यही दो एक्टिविटी बना रहे हैं बस। ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 2 लाख रुपए। जैसे जैसे पूछूंगा उसका जवाब देना। ठीक है सर। पी एंड एल डेबिट 40,000, इसका मतलब आपने 40,000 से डेप्रिसिएशन पी एंड एल डेबिट मतलब माइनस करी होगी, क्योंकि डेबिट का मतलब खर्चा था, खर्चा था तो माइनस हुआ होगा। सर अगर ये माइनस हुआ होगा तो ये नॉन कैश था, तो क्या हम इसको डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें? हाँ सर, तो सर इसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी 40,000। रीजन सर नॉन कैश। बहुत बढ़िया। टू फिक्स एसेट, क्या फिक्स एसेट में से 40,000 माइनस, तो यहां कितने का बचा? 460। क्या पहला इफेक्ट हो गया सर? बिल्कुल हो गया। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, बैंक डेबिट। पैसा आया, कौन बताएगा? एसेट को बेचकर जब पैसा आता है तो एक्टिविटी कौन सी है? इन्वेस्टमेंट। तो यहां लिखो सेल ऑफ एसेट 20,000। पैसा आया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी 20,000 प्लस। ठीक है सर। पी एंड एल डेबिट, इसका मतलब आपको एक लॉस हुआ होगा 40,000 का, जिसके लिए क्या आपने पी एंड एल को माइनस करा होगा। हाँ सर। अब आप मुझे बताओ क्या ये जो लॉस हुआ है आपके हिसाब से ऑपरेशनल लॉस है या नॉन ऑपरेशनल? नॉन ऑपरेशनल। तो इसका मतलब क्या हमने गलती से पी एंड एल में एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा या लॉस क्या माइनस करा हुआ है? हाँ सर, तो उसको वापस क्या कर दो? ऐड। तो लॉस ऑन सेल 40,000 ऐड बैक। ये क्यों हुआ समझ आ रही है? क्योंकि ये देखो डेप्रिसिएशन इसलिए ऐड हुआ था क्योंकि ये नॉन कैश था और हमें कैश ऑपरेटिंग चाहिए होता है, और लॉस ऑन सेल इसलिए क्योंकि ये नॉन ऑपरेशनल है। सोच के देखो, क्या एसेट को बेच के अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो ये मेरा ऑपरेशनल लॉस थोड़ी ना है। मेरा ऑपरेशनल लॉस, ऑपरेशनल इनकम तो मेरे बिजनेस से जुड़ा होता है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो ये हमने वापस ऐड कर दिया। ठीक है सर। अगली एडजस्टमेंट देखो, टू एसेट 60,000, तो क्या एसेट में से 60 और माइनस हो जाएगा? सर बिल्कुल सही है। तो कितना बचा? 4। 4 का होना चाहिए था और है भी कितना? 4। तो इसका मतलब फर्दर आपने कोई चीज परचेज नहीं करी है। बहुत बढ़िया सर, खत्म हो गया ट्रांजैक्शन। बस सर, हाँ जी सर बिल्कुल। 2 लाख में ये ऐड कर दो 280। ठीक है जी, और सेल ऑफ एसेट में 20,000। वाओ, बड़ा आसान है सर। सर बहुत आसान है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा सर, ये टैली अरे टैली कैसे होगा? ये बैलेंस शीट पूरी थोड़ा बनाई है मैंने, एक एक्सट्रैक्ट है ना सर। नोट कर लें सर? बिल्कुल, प्लीज नोट करिए। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना। अभी मैं 3-4 कराऊंगा, चिंता मत करो, आपको बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा ये। ठीक है सर।
इसका आंसर भी नोट कर लीजिए। सिर्फ जर्नल एंट्रीज जो मैं आपको दे रहा हूं ना, वो अगर आपने मेरे साथ सीख लिया, देखिए आपका पेपर एमसीक्यू है, इसीलिए मैं लेजर्स नहीं बनवा रहा। अगर मैं लेजर बनवाऊंगा ना तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, आपको लगेगा एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग हो गई। इसीलिए मैं आपको इस तरह से सिखा रहा हूँ, ताकि आपको अगर प्लस माइनस इस तरह से करना आ गया तो भी क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ठीक है जी, अब मैं देखो सेम क्वेश्चन को कितने तरीके से करा सकता हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज करो पी एंड एल का बैलेंस वही 2 से 4 है। फिक्स्ड एसेट कितने से कितना था, 5 से 4। अब देखो मैं एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता हूं, और बच्चे को लगता है कि वो नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक है तो आपको लगेगा सर सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। देखो कैसे, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 40,000, फिक्स्ड एसेट सोल्ड एट लॉस ऑफ 40,000। अब ये ऐसे भी लिखा हुआ सकता है। अब बच्चा कहता है सर कैसे करेंगे, देखो अब दिमाग लगाना। सेम क्वेश्चन को मैं आप तीसरे तरीके से भी दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे कि सर एक ही क्वेश्चन है और वो बार बार आपसे मजे लेगा। देखो कैसे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ना, तो इसकी नेट एंट्री पास किया करो। वैसे दो होती हैं आपको मैंने बताया हुआ है, लेकिन एक सिंगल एंट्री होती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 40,000 से। ठीक है सर, तो अगर मेरे को लेजर इफेक्ट लेना हो, इसका इफेक्ट लेना हो तो कैसे लूंगा सर, पी एंड एल गलती से माइनस हुआ था, रेक्टिफिकेशन प्लस कर दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, यहाँ पे नेट प्रॉफिट पिक करेंगे 2 लाख, और लेजर इफेक्ट लेते हुए क्या डेप्ट को वापस प्लस करेंगे क्योंकि ये नॉन कैश है। रीजन भी याद रखो मेरा। ठीक है जी, और फिक्स्ड एसेट में से माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया। सोचो अगर एडजस्टमेंट नंबर 2 ना होती, नहीं होती, तो आप क्या करते? सर हम ये कहते हैं कि 460 वाली चीज अब 4 की है, तो 60,000 का एसेट सोल्ड हुआ है। तो हम क्या करते सर, 60,000 रुपीज ना इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम ऐसे कंपेयर करते हैं, अगर ये बढ़ रहा हो तो परचेज, कम हो रहा हो तो सेल। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि आपको ये तो पता चल रहा है ना कि इस 460 से अगर 4 लाख रह गया है तो डेफिनेटली 60,000 का एसेट जो है वो बिका होगा। हाँ सर बिल्कुल पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कुछ भी ना बताया जाए तो तुम तो यही बोलोगे ना कि 60 वाला 60 में बिका। सर सही है, अब लेकिन एडजस्टमेंट पढ़ो। वो कहता है कि जो फिक्स एसेट बिका है ना वो लॉस ऑफ 40 पे बिका है। अब इसका मीनिंग बताओ। आपको ये तो पता चल रहा है कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड 60 था, लेकिन अगर वो 60 वाला एसेट 40,000 के लॉस पे बिका है तो बिका कितने में होगा सर, 20,000 में। बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे बताओ एंट्री क्या पास होगी, बैंक डेबिट, पी एंड एल डेबिट टू एसेट। एसेट कितने का बिका, 60, कितने वाला बिका 60, कितने लॉस पे बिका 40। तो 60 वाली चीज अगर 40 के लॉस पे बिके तो बिकी कितने की, 20 की। सर अब आप चेक कर लो क्या ये क्वेश्चन पुराना वाला ही था। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब इसका लेजर इफेक्ट देखो, बैंक डेबिट 20, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 20,000 आएगा। पी एंड एल डेबिट यानी कि गलती से एक नॉन ऑपरेशनल लॉस माइनस हुआ था, ऐड कर दो। टू एसेट 60, तो जैसे 60 माइनस करूंगा ये भी 4 लाख हो जाएगा, 4 से 4, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। जहां चेंज ना आ रहा हो तो क्या क्वेश्चन ही फिनिश हो जाता। हाँ, अगर ये 4 से 5 हो रहा होता तो क्या मैं अभी भी बोलता ये परचेज है। हाँ सर, तो जैसे ही टैली कर जाए खत्म हो गया क्वेश्चन। सर ये तो सेम ही था, बिल्कुल सेम था, प्रेजेंटेशन बस अलग थी। यहां पर उन्होंने सीधा लिख दिया कि ये इतने लॉस पे बिका है, तो अपने आप हमें अंडरस्टैंडिंग करनी थी कि अगर वो इतने लॉस में बिका होगा तो वो एक्चुअल में कितने का बिका होगा। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बता दिया था कितने का बिका है, तो लॉस बैलेंसिंग फिगर था,
इस बार मैंने आपको लॉस बता दिया, तो कितने का बिका, क्या ये बैलेंसिंग फिगर है? ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। अब सेम क्वेश्चन को तीसरे तरीके से देखो। थर्ड एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखो फिक्स एसेट्स 4 से 5 या 5 से 4, जैसे था वैसे ही करते। पी एंड एल का बैलेंस 2 से 4। ठीक है जी। अब दोबारा देखो, अब नीचे इसने लिख दिया एसेट सोल्ड हो गया, बुक वैल्यू 60 फॉर 20, बस और कुछ नहीं बताया। सर ये तो बड़ा आसान है, करो फिर। सर देखो, बिका कितने में है? 20 में। एसेट की बुक वैल्यू जितने का बिका 60, 60 वाली चीज 20 की बिकी, 40,000 का लॉस। बिल्कुल सही है। अब इसका लेजर इफेक्ट लो जरा, अभी लेते हैं सर। सर जब हम ऑपरेटिंग बनाएंगे ना, तो पहले तो हम नेट प्रॉफिट ले लेंगे। कितना लेंगे सर? 2 लाख। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट कितना लेंगे सर? 2 लाख। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में बैंक में कितना आया सर? 20,000। तो यहां पे लिख देंगे सेल ऑफ एसेट 20,000। ठीक है सर। पी एंड एल डेबिट कितना है सर? 40। तो इसका मतलब हमने एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस माइनस किया था, ऐड कर दो। बिल्कुल सही है। टू एसेट, एसेट में से माइनस कितना होगा? 60। अब बताओ कितने का बचा? 440। अब 440 वाली चीज 4 की आ रही है। अब कौन मुझे बताएगा अब क्या रीजन होगा? सर देखो, एसेट अगर घट रहा है तो वो बिकता है। यार अगर बिकता है तो बिकने की तो इंफॉर्मेशन पहले से दी हुई है। अब सोचो कि एसेट की वैल्यू घटने की दो वजहें होती है, या तो वो बिका होगा या वो डेप्रिसिएशन। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर 40,000 घट रहा है तो हमें ये प्रिज्यूम करना चाहिए कि 40,000 करंट ईयर में डेप लगा होगा? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं इसको क्या मानूं? क्या 40,000 करंट ईयर की डेप्रिसिएशन प्रिज्यूम कर लूं? बिल्कुल सही है सर। तो क्या इसमें एक हिडन एंट्री आ गई है मेरे पास, और वो कौन सी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट बाय ₹40,000 डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा होता ना तो फिर मैं डेप नहीं बोलता, क्या मैं फिर परचेज बोलता? हाँ। कौन बताएगा? एसेट की वैल्यू अगर घट रही है तो दो वजहें होती हैं। पहली क्या होती है? सेल। क्या सेल वाली वजह हम ले चुके हैं? अगर अभी भी घट रहा है तो क्या उसकी दूसरी वजह डेप्रिसिएशन है? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब मुझे बताओ, क्या ये 40,000 डेप्रिसिएशन प्रिज्यूम करके क्या हम एंट्री पास कर दें? हाँ सर। अब देखो, जैसे ही मैं एंट्री पास करूंगा, पी एंड एल डेबिट मतलब इसमें प्लस कर दूंगा 20, सॉरी 40, और वही इसमें से माइनस, तो ये भी 4 लाख हो जाएगा। अब ये भी 4, ये भी 4, क्या इसका मतलब मैच हो गया? ठीक है सर। अच्छा सर, आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ना दिया हो, फिर भी क्या डेप्रिसिएशन मिसिंग फिगर हो? यस। ठीक है सर। सर कुछ और एक क्वेश्चन कराना, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4। सपोज करो यहां पे पी एंड एल का बैलेंस है 2 से 4, फिक्स्ड एसेट का बैलेंस है 6 से 8। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर दिया हुआ है 1 लाख। एसेट बुक वैल्यू 2 लाख, सोल्ड एट लॉस ऑफ 50,000। बस ये क्वेश्चन है मेरा। करे सर जर्नल एंट्री? दू आपको 1 मिनट, करके देखो जरा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, अपने आप करो जरा, और दिमाग लगाना जरा अपने आप, ठीक है ना?
सोचो सोचो सोचो, वेरी इजी, अगर आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। आओ देखो जरा, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर 1 लाख की एंट्री बताओ। सर वेरी सिंपल है ये तो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट 1 लाख से, ठीक है। बुक वैल्यू 2 लाख, बिका लॉस ऑफ 50,000, 2 लाख की चीज 50,000 लॉस पे बिकी, तो कितने की बिकी? 1.5 लाख की। तो सर बैंक में पैसा आएगा 1.5, क्योंकि लॉस है 50,000, और एसेट में 2 लाख। बिल्कुल सही है। लेजर इफेक्ट लें सर, आ जाओ। क्योंकि जनरल रिजर्व नहीं है, पी एंड एल में प्रपोज डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, क्या ये करंट ईयर प्रॉफिट है? ठीक है सर, तो यहां पे लिखो नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर 2 लाख। लेजर इफेक्ट लिखते हैं, पी एंड एल डेबिट टू फिक्स एसेट, पी एंड एल डेबिट टू फिक्स एसेट मतलब हमने डेप चार्ज किया होगा, तो डेप नॉन कैश है, वापस ऐड हो जाएगा। टू फिक्स एसेट का मतलब यहां से 1 लाख माइनस, तो कितना बचा? 5। खत्म हो गया ये तो। बैंक डेबिट 1.5 लाख, एसेट को बेचा, तो आपने सेल ऑफ फिक्स एसेट 1.5 लाख रुपए आया होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है सर। आपने लॉस 50,000 क्लेम करा होगा जो कि नॉन ऑपरेशनल है, तो इसको वापस ऐड कर देना, ठीक है सर। टू एसेट 2 लाख, क्या एसेट में से 2 लाख माइनस कर। अब मुझे बताओ एसेट बचना कितने का चाहिए था? 3 है, कितने का? 8। तो 3 वाली चीज 8 की अगर हुई है, तो इसका मतलब आपने जरूर 5 लाख का क्या परचेज करा होगा। बिल्कुल सही है सर। तो अगर परचेज करा होगा, तो क्या परचेज्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट 5 लाख रुपए से माइनस। बिल्कुल सही है सर, खत्म। सर कमाल हो गया ये तो, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है सर, 1 मिनट में ही हो जाता है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो। ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर सर 5 पे आना, दोबारा देखना एग्जाम्पल नंबर 5, देखो कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से नोट नहीं किया होगा ना आपने, कर लो इसको, नोट कर लो। फिलहाल फॉर द टाइम भी अगर आप पॉज करके या स्नैपशॉट ले लो, है ना, फिर नोट कर लेना, ये इसका आंसर है। सर आप सारे क्वेश्चन ना लॉस वाले करा रहे हो, क्या एसेट को बेचने पे गेन भी हो सकता है? बिल्कुल। अब अगला एग्जाम्पल जो मैं कराऊंगा उसमें गेन होगा, ठीक है सर। देखो, फिक्स्ड एसेट 4 से 5, पी एंड एल का बैलेंस 2 से 4, डेप फॉर करंट ईयर 1 लाख, एसेट बुक वैल्यू 2 लाख, सोल्ड फॉर 2.5 लाख। करें शुरू, करो सर। डेप्रिसिएशन 1 लाख की एंट्री बताओ। सर ये तो हमारे ब्लड में आ गई है, बहुत बढ़िया। एसेट की बुक वैल्यू 2 थी, बिका कितने में? 2.5 में। बताओ 2 वाली चीज अगर 2.5 में बिक रही हो, तो बैंक में तो 2.5 आएगा, एसेट के सामने 2, तो क्या हमें प्रॉफिट हो गया कितने का? 50,000। ठीक है सर, बस लेजर पोस्टिंग लेनी है, ले आ जाओ। पी एंड एल डेबिट 1, तो इसका मतलब जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे थे, नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन था करंट ईयर का, क्या वो 2 लाख था? ठीक है सर। जब आपने बोला पी एंड एल डेबिट 1 लाख, तो इसका मतलब क्या करंट ईयर डेप्रिसिएशन 1 लाख ऐड हो जाएगा टू फिक्स्ड एसेट, तो क्या फिक्स्ड एसेट में से 1 लाख माइनस करो, क्या 3 आ जाएगा?
ठीक है सर। तो पी एंड एल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 3 लाख रुपीस हमारे पास जो बचा, क्या वो हमने यहाँ पे ले लिया? ठीक है सर। अब मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एसेट बुक वैल्यू 2 लाख, बिका 2.5 में, तो एंट्री हमने कर दी है। बैंक डेबिट यानी कि पैसा आया। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लिखो सेल ऑफ एसेट 2.5 लैक्स। ठीक है ना। टू एसेट, एसेट में से कितना माइनस होगा? 2 लाख। ठीक है सर। टू पी एंड एल, अब ध्यान से सुनना। टू पी एंड एल का मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट, यानी कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 प्रॉफिट की वजह से प्लस करे होंगे, लेकिन क्योंकि ये नॉन ऑपरेशनल इनकम है, तो अगर गलती से प्लस हुई है तो इस बार क्या कर देना? माइनस। अच्छा, तो गेन अगर आएगा नॉन ऑपरेशनल तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर लॉस आएगा तो प्लस हो जाएगा। बिल्कुल, बस सिंपल सा ही तो है। ठीक है सर। अब सर और कुछ, अब इधर देखो। सारा कुछ करने के बाद एसिड कितने का बचना चाहिए था? 1 लाख का। अभी है कितने का? 5 का। तो कितने से बढ़ गया? 4। अच्छा, तो जितने से बढ़ा, क्या वो परचेज ऑफ एसेट आ जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, रटेगा जो नहीं, जो बच्चा नहीं रटेगा सर, उसको ये चैप्टर पूरा समझ आएगा लॉजिकली। बहुत सारे 99% बच्चे इस चैप्टर के अंदर गंद मार देते हैं, और वो इसको इतने गंदे तरीके से रटते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग जो है ना, मेरे लेक्चर्स को देखकर इतने जलते हैं कि उनको लगता है कि यार ये हमारा पर्दाफाश कर देंगे। ठीक है, और वो मेरे वीडियोस को डिसलाइक बहुत करते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के लिए ये भी मंजूर है। ठीक है जी। तो आई वांट कि आप अपने फ्रेंड्स को बताओ कि सही मायने में अकाउंट्स क्या है। ठीक है ना, उन्होंने सारा रटा हुआ है। मेरा चैलेंज है, आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना, वो आपको बड़े अजीब तरीके से आंसर देगा, क्योंकि उसने रटा होगा, उसको लॉजिक कुछ भी नहीं मालूम होगा, बट उसने क्वेश्चन जरूर कर लेगा। ठीक है ना। बट वो फिर भूल भी जाता है जल्दी से। आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे अगर मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे। ठीक है सर। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वो आपके लिए है। ठीक है। या एक फुल फ्लैज मैं करा दूं सर, आप एक और करा दो फुल फ्लैज वाला, फिर आपको एक फुल फ्लैज दे दूंगा। ठीक है सर, ये सही रहेगा। अब जब मैं फुल फ्लैज कराऊंगा ना, तो क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 6 दोनों के कॉन्सेप्ट मर्ज कर दूंगा मैं। ठीक है सर। चलिए अब लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैं कराऊंगा, एक सिमिलर क्वेश्चन फिर आप करोगे। और मैं बार बार बोलता हूं कि नेक्स्ट क्लास अपलोड करने का मेरे को तभी अच्छा लगता है जब मुझे पिछली क्लास में रिस्पॉन्स मिला होता है। तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपकी नेक्स्ट क्लास आज अपलोड नहीं होगी। अगर आपने रिस्पॉन्स दिया तो वो क्लास अपलोड होएगी। ठीक है, ध्यान रखना। फिक्स एसेट 4 से 5, डेटर्स 2 से 3, स्टॉक 1 से 3, कैश 5 से 10। टोटल कर लेते हैं। 6 और 6 12, 11 21। कैपिटल 10 से, ना ना ना, 10 कहाँ से, अब तो कम करना पड़ेगा ना। 2 लाख से 3 लाख। जनरल रिजर्व 1 से 1.5। प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 से 2.5। प्रपोज डिविडेंड 1 लाख से 1.20। पी एंड एल का बैलेंस, करंट लाइबिलिटी है 50,000 से 1 लाख। बाकी बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल में डाल देते हैं। 2 3 4 5 12 7 लाख। 3 और 4 7 8 9 9 20। एक सेकेंड,
इसको 180 कर देते हैं, ठीक है। कितना हो गया ये? 3 लाख, 6 लाख और 4, 10 लाख, तो ये 11 आ गया। कैलकुलेशन देख लो एक बारी, 2 3 4 11 12, ठीक है, 3 4.5 7 10 11 21, ठीक है सर, ठीक है जी। एडजस्टमेंट लिखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख, एसेट बुक वैल्यू 50,000, सोल्ड फॉर 40, डिविडेंड पेड 1,10,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख। एक सेकेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स आप कर लीजिए, चलो 2.5 लाख कर लीजिए, ठीक है जी। करें शुरू? ठीक है सर, करो शुरू। इस बार मैंने देखो आपको एडजस्टमेंट कितनी सारी दे दी, 1 2 3 4, ठीक है। आराम आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है। देखो आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जो जो आप कर सकते हो वो कर लो। कैपिटल बढ़ रही है, इशू ऑफ कैपिटल 1 लाख रुपए से प्लस, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है 130 से, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 130 से प्लस, P&L का बैलेंस 4 लाख, वर्किंग नोट में लिख लेना, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ था, तो हमें चाहिए होता है बिफोर टैक्स, तो हमें तीनों चीजें ऐड करनी है। बताओ इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? 50,000, ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000। तो आप देखो मैंने कैपिटल भी ले लिया, रिजर्व भी ले लिया, करंट लाइबिलिटी भी ले लिया, ठीक है ना। डेटर बढ़ रहे हैं माइनस 1 लाख से, स्टॉक बढ़ रहा है माइनस, ठीक है जी, ठीक है सर। तो हमारा ये वाला हो गए, ठीक है। अब जो रह गया उसके लिए जर्नल एंट्री चाहिए, एक एक करके देखेंगे। डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट 1 लाख, क्या P&L टू फिक्स एसेट 1 लाख से एंट्री पास कर दो, ठीक है सर। क्या करूं इसका इफेक्ट? सर फिक्स्ड एसेट में से आप 1 लाख माइनस कर देना और यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप 1 लाख प्लस कर देना, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से ये एडजस्टमेंट भी हो गई, ठीक है सर। एसेट बुक वैल्यू 50,000, बिका कितने में? 40, तो एंट्री क्या होगी? बैंक में तो 40 आया होगा और एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी? 50, कितने का लॉस हुआ सर? 10,000। लेजर इफेक्ट ले ले सर, हाँ जी। बैंक में पैसा आया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सेल ऑफ एसेट 40,000, हमने एक लॉस क्लेम कर लिया गलती से, नॉन ऑपरेशनल है, ऐड कर दो, लॉस ऑन सेल नॉन ऑपरेशनल ऐड हो जाएगा, एसेट में से 50,000 माइनस कर दो, बताओ 4 लाख का एसेट था, उसमें से 1.5 लाख चला गया, कितने का बचना चाहिए? 2.5, है कितने का? 5। तो बेटा आपने 2.5 लाख का एसेट और खरीदा होगा, हाँ सर। तो यहां से क्या परचेज ऑफ एसेट 2.5 लाख रुपए का आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक है सर। तो क्या ये एडजस्टमेंट भी हो गई सर? बिल्कुल हो गई। डिविडेंड आपने पे करा 1.10, एंट्री बताओ सर। प्रपोज्ड डिविडेंड डेबिट टू बैंक कितने से?
एक 10। सर एंट्री का इफेक्ट कैसे लेंगे, आ जाओ। प्रपोज्ड डिविडेंड डेबिट, देखो प्रपोज्ड डिविडेंड का बैलेंस क्या था, क्रेडिट, क्रेडिट था ना। और अगर क्रेडिट वाली चीज डेबिट हो रही हो तो क्या यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। बचेगा कितना, -10,000, ठीक है सर। टू बैंक यानी कि पेमेंट हुई है, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड 1,10,000 अगर पेमेंट हुई है तो क्या वो यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन सर एक बात बताओ, -10 से 1,20 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें राइज क्या 130 से आया है, हाँ सर। तो मैंने क्या बताया था, जितने से पीडी राइज हो रहा होगा 130 से, क्या हमने प्रपोज करा होगा, ठीक है सर। तो 130 से हमने अगर प्रपोज करा होगा तो क्या पी एंड एल में से माइनस हुआ होगा, हाँ सर। तो क्या पी एंड एल में 130 प्लस कर दो, वेरी गुड। प्रपोज्ड डिविडेंड 130 प्लस हो जाएगा। आपको समझ आया कैसे, देखो बचना चाहिए था -10, है कितना 120, -10 से 120 कैसे हुआ होगा, अगर हमने करंट ईयर में 130 का प्रोविजन किया होगा तभी तो -10 से वो 120 हो गया होगा, बिल्कुल सही है। और जितना प्रोविजन आपने करंट ईयर में किया होगा, क्या उसके लिए आपने पी एंड एल माइनस किया होगा, हाँ सर। तो क्या उतने से पी एंड एल वापस ऐड कर दो, बहुत बढ़िया सर, ठीक है ना। तो ये भी हमारा हो गया खत्म, तो पीडी का भी इफेक्ट खत्म हो गया। अब आ जाओ टैक्स पे, प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन बताएगा प्रोविजन की मैंने एंट्री कराई थी, सर प्रोविजन की आपने एंट्री कराई थी कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट होता है ना तो पी एंड एल से प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री ऐसे पास हुई होगी 2.5 लाख से, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री है पी एंड एल टू प्रोविजन, तो इसका इफेक्ट क्या रहा होगा कि आपने पी एंड एल से गलती से माइनस किया होगा, नॉन कैश है, तो इसको वापस, मैंने कहा था दो तरीके होते हैं, कई लोग यहाँ ऐड करते हैं, कई लोग यहाँ ऐड करते हैं, आप जहां मर्जी कर लो। प्रोविजन फॉर टैक्स 2.5 लाख ऐड कर देना, ठीक है ना। आप वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कर दिया सर, बिल्कुल। सर अब इसका इफेक्ट पूरा लो, देखो पी एंड एल डेबिट यानी कि पी एंड एल से माइनस हुआ होगा, वहां प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स में से, याद रखना ये क्रेडिट बैलेंस था और आपने क्रेडिट किया है, तो क्या 2.5 ऐड हो जाएगा ये, सर ऐड क्यों करा, देखो क्रेडिट बैलेंस था और आपने एंट्री में क्रेडिट ही करा है, तो क्रेडिट वाली चीज को अगर क्रेडिट करोगे तो क्या वो प्लस हो जाएगी, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख, तो प्रोविजन कितना दिखना चाहिए था 3, है कितना 2.5, तो जरूर आपने 50,000 पे करा होगा, बिल्कुल सही। तो क्या 50,000 का जो बैलेंस आया, क्या वो प्रोविजन फॉर टैक्स पेड आ गया होगा 50,000 से, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। अब जरा इसको क्लोज कर लेते हैं, जिनको कम समझ आया क्लास नंबर 5 दोबारा देख लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स वाली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स की दो ही एंट्री बताई थी, या तो प्रोविजन करने की या पे करने की। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन की बताई गई है तो बैलेंसिंग फिगर पेड वाली आ जाएगी, ठीक है सर, याद है हमें। अब मैं क्रॉस टैली करा देता हूँ, 1,10,000 240 में से माइनस करेंगे 3 लाख, -60 में से माइनस करेंगे 50, तो ये -110 आएगा, ठीक है सर। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, नेट प्रॉफिट तो मैंने लिया ही नहीं अभी। 4 + 2.5 6.5 7 8,30,000 ये आ गया नेट प्रॉफिट, 830। अब करो क्लोज, 830 + 1 930, 930 + 2 10, 940, 1040, 1070, 770, 720, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 210 नेगेटिव, 10,000 नेगेटिव, ठीक है। तो 720 पॉजिटिव था, इसमें से माइनस करेंगे 220, तो 720 में से अगर मैं 220 माइनस कर दूं
तो 5 लाख मेरा कैश फ्लो बढ़ना चाहिए, और बढ़ भी कितना रहा है, 5 लाख। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने फुल फ्लेज करा दिया जिसमें सारा कुछ आ गया। ठीक है जी। जिसको प्रोविजन फॉर टैक्स या पीडी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसकी क्लास नंबर 5 वीक है, तो वो पहले क्लास नंबर 5 को दोबारा देखेगा। ठीक है सर, समझ आ गया मैं। ठीक है जी। तो इसकी फोटो खींच लीजिए आप। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगली क्लास अपलोड करने की कंडीशन है कि आपने जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर देना है, इमीडिएट देना है, तभी नेक्स्ट क्लास विल बी अपलोडेड। ठीक है सर, लिखो जरा। आप गलत सही कुछ भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर गलत होगा तो मैं उसका आंसर ठीक कराऊंगा आपको। ठीक है ना। चलो, कैपिटल, रिजर्व, पीडी, प्रोविजन फॉर टैक्स, पी एंड एल, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड। यहाँ पे टोटल पहले लिख देते हैं 30 से 40। ठीक है जी। कैपिटल 10 से 15, 2 से 3, 4 से 5, प्रोविजन फॉर टैक्स 3 से 2, करंट लाइबिलिटी 5 से 3, बैलेंसिंग फिगर ले लो पीएनएल में, 10, 12, 16, 19, 24, 6, 15, 5, 20, 25, 28, 12। ठीक है जी। फिक्स एसेट्स 8 लाख से 12, डेटर्स 2 से 4, 3 से 4, टोटल कर लेते हैं 13, 17 लाख हो गया, 20, 20 लाख हो गया। ठीक है, टोटल एक बार चेक कर लीजिएगा। 12, 4, 16, 3, 19 और 11, 30, 18, 20, 25, 40। ठीक है, 10, 20, 30। ठीक है, इफेक्ट लिख लीजिए। डेप्रिसिएशन 1 लाख, एसेट बुक वैल्यू 2 लाख, सोल्ड फॉर 3 लाख, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड 4 लाख। अच्छा, अगर मैं टैक्स का पॉइंट ना लिखूं तो क्या करोगे? अगर टैक्स के लिए एडजस्टमेंट ना हो तो क्या करोगे? सर, हम पिछले साल का पे कर देंगे और करंट ईयर का प्रोविजनिंग कर देंगे। कुछ याद आ रहा है? इफ देर इज नो एडजस्टमेंट तो प्रिज्यूम करो जितना हमने पिछले साल बनाया था वो इस बार पे हो जाएगा, और पे होते ही ये जीरो हो जाएगा। तो 0 से 2 लाख, इसका मतलब 2 लाख का करंट ईयर में आपने प्रोविजनिंग करी होगी। ये भी मैंने बताया था। ठीक है ना। नो एडजस्टमेंट मतलब अपने आप सोचना है, लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का प्रोविजन। ठीक है सर। 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। ठीक है जी। ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे जरूर चाहिए ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट बेसिस पे। नहीं देने पर अगली क्लास आज नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है। तो इफ़ यू वांट कि आज मैं चैप्टर खत्म करा दूं तो मुझे इसका आंसर इमीडिएट चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप आंसर देंगे यू विल गेट योर अनदर क्लास, क्योंकि अगली क्लास हैवी है। अगर आपको ये दिक्कत आ रही होगी तो फिर अगली क्लास समझ ही नहीं आनी है। ठीक है जी। और ऐसा नहीं है कि कल आ जाएगी अगली क्लास आएगी ही नहीं जब तक आप मुझे इसके आंसर्स नहीं दोगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, एंड कोशिश करो सारी क्लासेस को अच्छे से समझो, देखो, और फिर उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।